दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित है? एक तरफ आपका हड़प्पा स्थल है, दूसरी तरफ नदी है। इसमें से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कोटदीजी सिंधु नदी। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है, सिंधु नदी पे है। रोपण ये पंजाब में है, सतलज नदी पे है। ठीक है, और मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मगध पर शासन करने वाले शासकों में से बिंबिसार का संबंध किस राजवंश से था? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, हर्यक वंश। दोस्तों, बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। बिंबिसार ने मगध के हर्यक वंश की स्थापना की थी। जैन ग्रंथों में इसे श्रोणिक कहा गया है। बिंबिसार ने अंग की राजधानी चंपा का उपराजा अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया था। ठीक है दोस्तों, बिंबिसार पहला शासक था जिसने स्थायी सेना रखी थी। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंद्रप्रघोत के उपचार के लिए अवंती भेजा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में काकिनी क्या था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तांबे का सिक्का। ठीक है दोस्तों, मौर्योत्तर काल में काकिनी एक तांबे का सिक्का था। शतमान द्रम चांदी के सिक्के थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को किस अभियान से प्राप्त किया था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात अभियान। दोस्तों, मलिक काफूर को दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रमुख अनौपचारिक दास या गुलाम जर्नल था। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने जनरल नुसरत खान द्वारा गुजरात में 1298 के अभियान के दौरान इसे प्राप्त किया था। अलाउद्दीन की सेना के कमांडर के रूप में कफूर ने 1306 में मंगोल आक्रमणकारियों को हराया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। दूसरा है, पूर्व में ये संस्कृत विद्यालय था। कौन सा कथन सत्य है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा ये पूर्व में एक संस्कृत विद्यालय था। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश ने नहीं किया था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने नहीं किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। पूर्व में ये संस्कृत विद्यालय था, ये बिल्कुल सही है। और ये राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित मस्जिद है। पूर्व में ये संस्कृत विद्यालय था। इसका प्रमाण है 2.5 दिन के झोपड़े के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगा संगमरमर का एक शिलालेख, जिस पर संस्कृत में इस विद्यालय का उल्लेख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल शासक अकबर कालीन घटनाओं पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, जजिया कर की समाप्ति 1563, मनसबदारी व्यवस्था 1567, इबादत खाने का निर्माण 1575। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2 और 3। ठीक है, दूसरा सही है और ये तीसरा सही है। ठीक है, अकबरकालीन घटनाओं में जजिया कर जो है 1564 में समाप्त हुआ था। मनसबदारी व्यवस्था 1567 बिल्कुल सही है। इबादत खाने का निर्माण ये भी सही है, ये 1575 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है दोस्तों, रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा नाम से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। दूसरा है, पन्ना जैव मंडल रिजर्व को 2011 में जैव मंडल आरक्षित सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों सही हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
दोनों सही हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र आनुवांशिक भिन्नता से संबंधित होते हैं, ये भी सही है। दूसरा है पन्ना जैवमंडल रिजर्व को 2011 में जैवमंडल आरक्षित सूची में शामिल किया गया है, ये भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक क्या होते हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, मानव जनित प्रदूषक। दोस्तों, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण में डाले गए रासायनिक और जैविक कचरे को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक को या प्रदूषकों में शामिल किया जाता है। कुछ जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषण मानव क्रियाओं द्वारा पर्यावरण में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इनका ना तो अपघटन होता है, ये बहुत धीरे धीरे इनका अपघटन होता है। इसमें जैसे प्लास्टिक शामिल होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। दूसरा है वर्षा का जल पूर्णतया शुद्ध होता है। ठीक है, इसमें कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, केवल 1। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ये याद कर लेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। वर्षा का जल भी पूर्णतया शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है। ये कार्बोनिक अम्ल वर्षा के जल को थोड़ा अम्लीय बना देती है। जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, अम्ल वर्षा का पीएच मान 5 से 6 होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा के मुख्य प्रदूषक हैं जैसे नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत का अंटार्कटिका में पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र जिसकी स्थापना 1983-84 में हुई थी, दक्षिणी गंगोत्री के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री, ये मैत्री क्या है? दूसरा अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना 1988-89 में की गई थी तथा भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र है भारती। ठीक है, ये 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। भारती की 2012 में स्थापना की गई थी। तो भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एजेंडा 21 का संबंध है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो 1992। ठीक है दोस्तों, एजेंडा 21 का संबंध सतत विकास से है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण को संरक्षित करना है। इसे वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान लाया गया था। इसे 40 अध्यायों के साथ 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल 500 पुरस्कार किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए UNDP, बी UNEP, सी UNFCCC, डी है विश्व बैंक। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, UNEP। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा इसका जो है स्थापना की गई थी। ये पर्यावरण उपलब्धियों के व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है। वर्ष 2003 में ये पुरस्कार भारत के सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है विश्व पर्यावरण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है। इसमें कौन सा सही है? सत्य कथन कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है, ये याद रखेंगे, इसलिए ये गलत हो गया है। दूसरा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है। ठीक है, ये सही है, केवल 2 सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का संबंध है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देशों से। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देश शामिल हैं जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। इस संगठन की स्थापना 2015 में
पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हुई थी। इसका मुख्यालय भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में है। इसका पहला सम्मेलन 11 मार्च 2028 को नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित है? एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ राज्य है। इसमें कौन सा सुमेलित है? नंबर 1 बोंडला छत्तीसगढ़, बी कांगेर घाट गोवा, सी पाखल तेलंगाना, डी सरिस्का हरियाणा। इसमें कौन सही सुमेलित है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पाखल तेलंगाना, ये सही सुमेलित है। बाकी तीनों सही सुमेलित नहीं है। बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य ये गोवा में है, ठीक है, और सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य ये राजस्थान में है दोस्तों, ये भी याद कर लेंगे। ठीक है, कंगेर घाट वन्यजीव अभ्यारण्य ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सन्यासी विद्रोह से संबंधित नहीं थी? ऑप्शन ए है, इसका प्रमुख कारण तीर्थयात्रियों पर प्रतिबंध था। दूसरा है, इसका उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रचित आनंद मठ में किया गया। सी, इसमें महिलाओं की भूमिका नगण्य थी। डी, सन्यासियों ने जो कि ज़्यादातर शंकराचार्य के अनुयायी थे और हिंदू नागा सशस्त्र सन्यासियों ने मिलकर अंग्रेज़ी कोठियों पर धावा बोला और खजाना लूटा। ठीक है, इनमें कौन सी विशेषता सन्यासी विद्रोह से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें महिलाओं की भूमिका नगण्य थी। ठीक है, यानी ना के बराबर थी। तो ये इसमें विशेषता इससे संबंध नहीं है। किससे? सन्यासी विद्रोह में महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया था, संघर्ष में हिस्सा लिया था। विद्रोह के प्रमुख नेता में देवी चौधरानी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ठीक है, बाकी ये तीनों सही हैं। ठीक है, महिलाओं की भी भूमिका थी सन्यासी विद्रोह में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता माने जाते हैं। ऑप्शन ए जॉन शोर, बी जेम्स ग्रांट, सी हॉल्ट मैकेंजी, डी कर्नल रीड। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हॉल्ट मैकेंजी। दोस्तों, महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। महाल शब्द से तात्पर्य है जागीर या गांव। ठीक है, महाल क्या होता है? जागीर या गांव। इस व्यवस्था में पहली बार लागान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का उपयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की माँ, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी भीकाजी कामा, सी सरोजनी नायडू, डी रानी लक्ष्मीबाई। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। उन्होंने 1902 में भारत छोड़कर यूरोप और अमेरिका के देशों में भारत की स्वतंत्रता का प्रचार किया। उन्होंने जनेवा में वंदे मातरम अखबार का प्रकाशन किया। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा ने जनेवा में वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन किया, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पुलिस सुधार, पुलिस रिफॉर्म। ठीक है, फ्रेजर आयोग का संबंध जो है वो पुलिस सुधार से था। ठीक है, इसका गठन 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। पुलिस प्रशासन की कार्यपद्धति पर विचार करने के लिए इसका जो है वो गठन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं से को पहले के बाद के क्रम में लगाइए। नंबर 1 पूना समझौता, दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह, तीसरा गोलमेज सम्मेलन और चौथा है गांधी इरविन समझौता। इसमें कहा गया है कि पहले से बाद के क्रम में लगाना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि पहले सबसे पहले हुआ है गांधी इरविन समझौता। ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? 5 मार्च 1931 में। दूसरा है पूना समझौता। पूना समझौता हुआ था 26 सितंबर 1932 में। तीसरा है गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में। ठीक है, और चौथा है, ये हो गया है 5 मार्च को सबसे पहले हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा 26 से 32 और फिर सत्याग्रह है 17 नवंबर 1932 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह
आपका हुआ है अक्टूबर 1940 को। ये सबसे बाद में हुआ है, 1940 में हुआ है अक्टूबर में। तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वाधिक सफल कार्यक्रम क्या था? ऑप्शन ए नौकरियों का त्याग, बी शिक्षा का बहिष्कार, सी विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, डी अंग्रेजी संस्थानों का बहिष्कार। सफल कार्यक्रम इसमें क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। ठीक है दोस्तों, इन असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी और पूरे जन समुदाय ने इसमें बढ़कर हिस्सा लिया था। वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, देसी शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई, सरकारी उपाधियों का त्याग किया गया। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो सफल कार्यक्रम था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इसमें इंग्लिश वस्त्र उद्योग की कमर तोड़ दी थी। ठीक है, जो विदेशी कपड़े थे उनका बहिष्कार किया गया था असहयोग आंदोलन में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैकडोनाल्ड। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड की सरकार ने घोषणा की थी कि सांप्रदायिकता की समस्या को सुलझाने में भारतीय असफल रहे, अतः ब्रिटिश सरकार की कानून बनाकर इस समस्या का समाधान करेगी। इस घोषणा के बाद 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डिकी वर्ल्ड प्लान किस गवर्नर जनरल ने बनाया था? ऑप्शन ए माउंटबेटन, बी बेवेल, सी पैथिक लॉरेंस, डी लिनलिथगो। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, माउंटबेटन। दोस्तों, मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने 34 में भारतीय गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया। उन्होंने सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए और प्रांतीय सरकारों के हाथों सत्ता सौंपने के लिए डिकी वर्ल्ड योजना के बारे में सोचा, लेकिन कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद 1923 में मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास NC केलकर द्वारा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। इनका उद्देश्य था कांग्रेस के अंदर रहकर चुनाव में हिस्सा लेना और विधान परिषद में स्वदेशी सरकार के गठन की मांग को उठाना। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। 1925 को चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाने के बाद स्वराज पार्टी की गतिविधियां बंद पड़ गईं। जवाहरलाल नेहरू स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, स्टेपी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। स्टेपी एशिया, यूक्रेन तथा रूस में पाई जाने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, ये उष्ण नहीं है, शीतोष्ण है। पेरी पंपास और बेल्ट डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास उग्र हैं। सवाना कंपास लानोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है डल्ली राजहरा, लौह अयस्क, राखा तांबा, नेल्लौर मैग्नीज, अमरकंटक बॉक्साइट। ठीक है, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नेल्लौर मैग्नीज। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित नेल्लौर क्षेत्र में मैग्नीज का नहीं बल्कि तांबे का और अभ्रक का उत्पादन होता है। तांबा और अभ्रक कहाँ पाया जाता है? नेल्लौर में। बाकी ये तीनों सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित है? ऑप्शन ए गोल क्रांति, अंडा उत्पादन, रजत क्रांति, उर्वरक उत्पादन, गुलाबी क्रांति, झींगा मछली का उत्पादन, धूसर क्रांति, पेट्रोलियम उत्पादन। इसमें सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों?
इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गुलाबी क्रांति झींगा मछली का उत्पादन, झींगा मछली। ठीक है दोस्तों, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली के उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से भी है। ठीक है, गोल क्रांति ये आलू उत्पादन से संबंधित है, ये याद रखेंगे। और रजत क्रांति ये अंडा उत्पादन से है। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से है, पेट्रोल से नहीं है। पेट्रोल जो है वो कृष्ण क्रांति इसको कहा जाता है, पेट्रोल उत्पादन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि के क्षेत्र में टॉप ड्रेसिंग का तात्पर्य है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, खड़ी फसलों में उर्वरक का प्रयोग किया जाना। इसको क्या कहते हैं? टॉप ड्रेसिंग। इसमें अमोनिया नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट आदि को खड़ी फसलों में छिड़काव करके प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस और पोटास युक्त उर्वरक का इस ढंग से फसलों पर प्रयोग वर्जित है। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में टॉप ड्रेसिंग, खड़ी फसलों में उर्वरक का प्रयोग किया जाना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय लखनऊ। ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है। ठीक है, और नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैज़ाबाद सही सुमेलित है। सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ये मथुरा में है। ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये झांसी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए है वाराणसी, बी मेरठ, सी लखनऊ, डी मेरठ। इसमें दो ऑप्शन में मेरठ दे दिया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, वाराणसी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में स्थित है। ठीक है, इसको शाक भाजी संस्थान भी कहते हैं। और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वो आपका दिल्ली में है, नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्धन योजना की शुरुआत कब शुरू की गई थी? 2018, 2019, 2020, 2021। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वर्षा जल संचयन और भूजल संवर्धन योजना की शुरुआत दोस्तों 2018 में की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य था परंपरागत रूप से निर्मित सामुदायिक तालाबों का पुनर्विकास और प्रबंधन करना। मनरेगा योजना के तहत तालाब के बांधों पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का प्रयोग सुधारी गई ऊसर भूमि में हरी खाद के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मूंग, बी सनई, सी ढैंचा, डी लोबिया। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ढैंचा। ठीक है, सुधारी गई ऊसर भूमि में हरी खाद के रूप में ढैंचे का प्रयोग होता है। ठीक है, ये सबसे उपयुक्त माना जाता है फसल के लिए। ऊसर भूमि के सुधार के लिए जिप्सम या पाइराइट का भी प्रयोग किया जाता है। हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होने वाली फसलें हैं लोबिया, सैजी, ग्वार, उड़द। ये सब हरी खाद के फसल के रूप में है। इन सब में नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में गैलोपिंग मुद्रास्फीति की दशा में वार्षिक मुद्रास्फीति की दर कितनी होती है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 या 3 अंकीय। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में गैलोपिंग मुद्रास्फीति की दशा में मुद्रास्फीति की दर वार्षिक स्तर पर 2 या 3 अंकीय होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में सर्वाधिक भारांश किस घटक का होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है हाउसिंग, बी ईंधन, सी खाद्य एवं पेय पदार्थ, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी खाद्य एवं पेय पदार्थ। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में खुदरा बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन को मापा जाता है। इसमें खाद्य एवं पेय पदार्थ भारांश के रूप के घटक में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन W. मुलर मॉडल पर आधारित थी?
इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 8वीं। दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक रही। 1992 से 1997 जॉन डब्ल्यू मॉडल मुलर पर यह आधारित थी, जिसमें आधारभूत विकास के साथ मानव संसाधन विकास पर भी जोर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, बी अंत्योदय योजना 2000, सी आयुष्मान भारत 2017, डी स्टैंड अप इंडिया 2016। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आयुष्मान भारत 2017, ये सही सुमेलित नहीं है। आयुष्मान भारत योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। ठीक है, इस योजना के दो प्रमुख घटक हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू हुई, अंत्योदय योजना सन 2000 में शुरू हुई, स्टैंड अप इंडिया सन 2016 में इसकी शुरुआत हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कृषि क्षेत्र में कितनी अवधि से अधिक के ऋण को दीर्घकालीन ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 5 वर्ष से अधिक। दोस्तों कृषि क्षेत्र में 5 वर्ष से अधिक वाले ऋण को दीर्घकालीन ऋण कहा जाता है। ठीक है, 15 माह से 5 वर्ष जो होता है उसको मध्यकालीन कहते हैं, मध्यकालीन ऋण। और एक ऋण होता है जो 15 माह से कम अवधि के लिए होता है, वो ऋण अल्पकालीन ऋण की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। इसमें करेक्ट आंसर है सी पेरिस्कोप। दोस्तों पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर से दिखाई देता है। पायरोमीटर ये दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एपीडियास्कोप इसका उपयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली दूरी मापने के लिए होता है। ठीक है, ये गाड़ी की दूरी मापने के लिए किया जाता है। पेरिस्कोप पनडुब्बी में यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी धारा की दिशा को पता लगाने के लिए। दोस्तों गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को पता करता है। धारामापी में शंट का प्रयोग कर इसे अमीटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा को या धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रतिषेध रिट का संबंध है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन से। ठीक है दोस्तों, प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना। ये एक प्रकार की निषेधाज्ञा है जो वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। ये रिट अधीनस्थ न्यायालय तथा न्यायिक अधिकरणों को प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन से रोकती है। ठीक है, भारत की शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। तो प्रतिषेध प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन से संबंधित रिट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। किसको दे सकता है त्यागपत्र? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। ठीक है, राष्ट्रपति यदि चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है।
इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 एक के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 200। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक जब राज्यपाल के सामने अनुमति के लिए रखा जाता है तो राज्यपाल उस पर कुछ निर्णय ले सकते हैं, जैसे वह विधेयक को अनुमति दे सकते हैं या अनुमति उस पर रोक सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि वो विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं और वो विधेयक को विधानमंडल के सदनों को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, यानी दोबारा आप इस पर विचार करें उसके लिए भी वापस कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं या राष्ट्रपति के विचार के लिए भी रख सकते हैं। इसमें अनुच्छेद 200 हेतु इसमें आरक्षित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 5 दिसंबर। ठीक है, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी 68वीं सामान्य सभा की बैठक में विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाने का संकल्प लिया था। ठीक है, तो ये इसकी शुरुआत 2013 से हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित निसार उपग्रह का संबंध किससे है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नासा व इसरो दोनों से। ठीक है, नासा और इसरो, तो डी करेक्ट आंसर है। निसार इसरो और नासा दोनों संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे सितंबर 2023 में भारत भेजा गया था। ठीक है, इसे 2023 में भारत भेजा गया। ये मिशन पृथ्वी की भूमि और बर्फ़ की सतहों को पहले से ही कई अधिक विस्तार का अध्ययन करने में मदद करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वार्षिक आय कमाई करने वाली टॉप 25 महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहीं, यानी टॉप 25 में कौन सी ऐसी महिला है जो सर्वाधिक वार्षिक आय करने वाली हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नाओमी ओसाका। ठीक है दोस्तों, सालाना कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची जारी करने की जिम्मेदारी फोर्ब्स ने इसकी सूची जारी की है, जिसमें नाओमी ओसामा टेनिस 51.1 मिलियन डॉलर आय के साथ शीर्ष स्थान पर रहीं। ठीक है, वही इसी सूची में एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी भी हैं, पीवी सिंधु जिनका नाम है। ठीक है, उनका स्थान है 12वां, पीवी सिंधु का 12वां स्थान है और पहला स्थान है नाओमी ओसाका का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, CMIE के आंकड़ों के अनुसार भारत में निवेश के सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में शीर्ष स्थान गुजरात रहा है। द्वितीय स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। दोस्तों, CMEI यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार गुजरात घरेलू व विदेशी दोनों निगमों में नए निवेश को आकर्षित करने में भारतीय राज्यों में नंबर 1 पर रहा है, पहले स्थान पर रहा है। राजस्थान भारत में निवेश करने के लिए दूसरे सबसे आकर्षक गंतव्य वाला राज्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर किस दशक में हुई थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1961 से 1971। ठीक है दोस्तों, भारत की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि 1961 से 71 के दशक में हुई थी।
इस दशक में जो भारत की वृद्धि दर थी वो थी 24.80 यानी 80%। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर आपकी रही थी 17.7, ठीक है, प्रतिशत। ये 2001 से 2011 की जनगणना की बात है। और सबसे ज़्यादा वृद्धि दर 1961 से 1971 के बीच रही थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आधार पर आधारित जनसंख्या सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन किसने किया था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माल्थस। दोस्तों, प्राकृतिक आधार पर आधारित जनसंख्या सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन माल्थस द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिंगानुपात में शीर्ष राज्य कौन है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है। इसका लिंगानुपात है 972। ठीक है, मिजोरम और मेघालय इन दोनों का लिंगानुपात है 970 और केरल का है 964। ठीक है, 0 से 6 आयु वर्ग वाले बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के लिंगानुपात में कितने अंक का सुधार हुआ? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 10। ठीक है, जनगणना 2001 के लिंगानुपात 933 की तुलना में जनगणना 2011 में लिंगानुपात 10 अंक वृद्धि के साथ 943 हो गया है। ठीक है, तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है, ये याद कर लेंगे। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत की साक्षरता दर 1951 में कितने प्रतिशत थी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 18.33। दोस्तों, 1951 में भारत की साक्षरता दर 18.33 थी। वर्तमान जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर बढ़कर 73% हो गई है। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी साक्षरता दर है? 73%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 64.6%। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर में भारत की साक्षरता दर कितनी टोटल है? 70 है। ठीक है, इसमें महिला साक्षरता दर यानी स्त्री साक्षरता दर है 64.4 या 6। ठीक है, और पुरुष साक्षरता कितनी है? 80.9। ये पुरुष साक्षरता है और 64.6 महिला साक्षरता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम पुरुष की स्त्री साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय। दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम पुरुष स्त्री साक्षरता दर में अंतर वाला राज्य मेघालय है, जहां 3.1 का अंतर है। मेघालय की साक्षरता दर 74.4 है, जिसमें पुरुष साक्षरता है 76.0%। ठीक है, और स्त्री साक्षरता है 72.9। ठीक है, 72.9 है। इसके बाद मिजोरम और केरल में ये अंतर 4% है। ठीक है, मिजोरम और केरल में कितना है? 4% अंतर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुक्सा जनजाति की प्रमुख आराध्य देवी काली हैं। ठीक है, ये क्या है? ये कथन असत्य है, ये सत्य नहीं है। बुक्सा जनजाति की प्रमुख आराध्य देवी चामुंडी हैं, काली नहीं है। ये याद रख लेंगे, इनकी कौन सी देवी हैं? चामुंडी। ठीक है, जबकि थारू जनजाति की मुख्य आराध्य देवी काली है। ये काली देवी थारू जनजाति से संबंधित है। ठीक है,
मुख्य आराध्य देव इनके शिव हैं। इस तरह ऑप्शन सी जो है वो सही है, यानी ये असत्य है। थारू जनजाति में बदला विवाह प्रथा प्रचलित है, सही है। महागीर जनजाति मुख्य रूप से बिजनौर क्षेत्र में निवास करती है, ये भी सही है। खरवार जनजाति का मुख्य नृत्य कर्मा है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, बी हिंदी साहित्य सम्मेलन, सी उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, डी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हिंदी साहित्य सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1910 में की गई थी। इसके अलावा ये सभी संस्थान, ये तीनों संस्थान बाकी जैसे उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, ये लखनऊ में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ये लखनऊ में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, ये भी लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, ये भी लखनऊ में स्थित है। हिंदी साहित्य सम्मेलन ये इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। ठीक है। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज है। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार एटा है। ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। ऑप्शन डी में क्या है? 1, 2, 3, तीनों कथन दोस्तों सही हैं। ठीक है, ये तीनों कथन इसमें सही हैं। सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज है, ये उन्नाव में है। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोशी कन्नौज में है। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार एटा में है। ये तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बेंती पक्षी विहार निम्न में से कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है आगरा, बी महोबा, सी कुंडा, डी बलिया। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है कुंडा। दोस्तों, बेंती पक्षी विहार कुंडा में अवस्थित है। ठीक है। बेंती पक्षी विहार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लगने वाले मेलों में से कौन अपने शहरों से सुमेलित नहीं है? खिचड़ी मेला गोरखपुर, कंपी मेला बांदा, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर, मनकपुर मेला नहीं मक्कनपुर मेला फर्रुखाबाद। ठीक है। इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है अपने शहरों से? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मक्कनपुर मेला फर्रुखाबाद, ये सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, मक्कनपुर मेला कानपुर ज़िले में ही बिल्लौर के समीप लगता है। ठीक है। ये कहाँ लगता है? कानपुर में, कानपुर। ठीक है। खिचड़ी मेला गोरखपुर सही सुमेलित है। कंपी मेला बांदा, ये भी सही सुमेलित है। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में लगता है। ठीक है। मक्कनपुर मेला कानपुर के समीप एक स्थान है जिसको कहते हैं बिल्लौर, वहाँ पे लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला ज़िला प्रयागराज इलाहाबाद है। ठीक है। दूसरा है, प्रदेश का सबसे कम विधानसभा सीट वाला ज़िला देवरिया है। इसमें कौन सा कथन सही है? उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। ठीक है। केवल एक सही है। एक में क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला ज़िला प्रयागराज इलाहाबाद है, ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले में 12 विधानसभा सीटें हैं, जो प्रदेश के किसी भी ज़िले में सबसे ज़्यादा है। सबसे न्यूनतम विधानसभा सीट वाला ज़िला है श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, जिसमें प्रत्येक में 2-2 विधानसभाएं हैं, यानी 2-2 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सा है?
श्रावस्ती है, महोबा है, चित्रकूट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लीलोर झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, बी गोरखपुर, सी बरेली, डी सहारनपुर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बरेली। ठीक है दोस्तों, लीलोर झील उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में स्थित झील है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।